हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है उसको अगर हम हिंदी की लैंग्वेज में बोले तो कहेंगे जैव विविधता। क्या बोलेंगे? जैव विविधता बोलेंगे। ठीक है। और कंजर्वेशन की जब बात करेंगे तो कहेंगे संरक्षण। तो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि अपना जो नया पार्ट शुरू हो रहा है इस क्लास में बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। तो अब सवाल ये उठता है कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है क्या? ठीक है। तो जब जैव विविधता की बात करेंगे तो पृथ्वी पर या फिर प्रकृति में, ठीक है, जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं जैव विविधता। ठीक, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अब यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाने हैं, जरा इस बात पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1, जैसे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के कौन कौन से स्तर होंगे। दूसरी बात क्या होगी? नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। ठीक है, अपनी पृथ्वी पर जो जातियां पाई जाती हैं उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक, उसके बाद फिर हम बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न की बात करेंगे। ठीक, प्रकार की बात करेंगे और बायोडाइवर्सिटी कैसे समाप्त होती जा रही है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी की बात करेंगे। और अब सवाल ये उठता है कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो चलिए ठीक है, जितनी हो गई, लेकिन अब इस बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमें करना है। ये 5th टॉपिक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बताई गई है। बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ये निकलता है कि जो जैविक संगठन होगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें कि जीव जगत की बात करिए आप, तो एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो जाता है, 2 कोशिकीय जीव की बात करेंगे तो मनुष्य हो जाता है। ठीक है, जो साधारण से उदाहरण है। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? डाइवर्सिटी है। किसकी डाइवर्सिटी? किसकी विविधता है? जैव संगठन की विविधता है। ठीक है, जो कहाँ से शुरू होती है? कोशिकीय संगठन से शुरू होती है। ठीक है, सेलुलर मैक्रो मॉलिक्यूल टू बायोम, एक कोशिकीय जीव से शुरू होती है और जीवोम तक जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ये टर्म किसके द्वारा पॉपुलराइज हुआ था? ठीक है, जैव विविधता नामक शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा विख्यात हुआ था? तो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे है एडवर्ड विल्सन। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये परिभाषा आपकी बन सकती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न बना तो एडवर्ड विल्सन पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया? तो आपको याद होना चाहिए एडवर्ड विल्सन ने दिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लेवल की बात करेंगे तो कितने लेवल यहाँ पे नजर आ रहे हैं? नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, आनुवंशिक स्तर पर जो विविधता होगी। ठीक है, दूसरी अगर बात करें जाति के स्तर पर जो विविधता होगी, स्पीशीज के स्तर पर। और तीसरे की हम बात करेंगे इकोलॉजिकल, मतलब पारिस्थितिकी या पारितंत्र की बात कर लीजिए। ठीक है, तो पारितंत्र के स्तर पर 3 स्तर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक तो आनुवंशिक स्तर, दूसरा जातीय स्तर, तीसरा पारितंत्र स्तर। तो तीनों स्तर के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, ये किस स्तर पे आता है? जेनेटिक लेवल पे आता है, मतलब आनुवंशिक स्तर पर होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। ठीक, जैसे उदाहरण की अगर बात करें, हिमालयन रेंज पे पाया जाने वाला
राउल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन दिखता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सवाल ये बनता है कि हिमालयन रेंज में उस पाए जाने वाले पौधे का नाम बताइए जो जेनेटिक वेरिएशन को दिखाता है। तो यहाँ से नाम याद होना चाहिए, राउल्फिया वोमिटोरिया, ठीक। अच्छा, अब उसका उपयोग क्या है? अगर हम बात करें राउल्फिया वोमिटोरिया की बात करें, ठीक है, तो इसका उपयोग होता है एक रासायनिक पदार्थ को प्राप्त करने में, और ये जो रासायनिक पदार्थ है रेसरपीन की बात कर रहे हैं, इसका उपयोग औषधि के तरीके से किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और बातें सामने आ गई, जैसे 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन मिलते हैं, किसके? राइस के मिलते हैं। चावल के 50,000 से ज़्यादा भारत में क्या मिलते हैं? प्रकार मिलते हैं। वहीं पे अगर आम की बात करें, मैंगो की बात करें, तो 1,000 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती हैं, ठीक है। तो दो बातें यहाँ पे आपको समझ में आ रही हैं। अगर पीछे की तरफ चले तो यहाँ पे हिमालयन रेंज में राउल्फिया वोमिटोरिया ये क्या दिखाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है। और ये एक स्रोत हो गया किसका? एक केमिकल सब्सटेंस का, एक रासायनिक पदार्थ का, जिसको बोलेंगे रेसरपीन बोलेंगे, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे चावल की बहुत सारी किस्में हैं, 50,000 से ज़्यादा किस्में भारत में पाई जाती हैं। वहीं पर मैंगो की बात करिए, ठीक है, मैंगो की बात करिए तो यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा वैरायटी पाई जा रही है भारत में, 50,000 से ज़्यादा चावल की मिल रही है, क्लियर, 1,000 से ज़्यादा मैंगो की मिल रही है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के केस में आ गया। अब जरा आप खुद देखो, पिक्चर देखिए आप, ठीक है, ये वैरायटी यहाँ पे चावल की है, ठीक है, राइस की वैरायटी है, ठीक। और यहाँ पे ये देखिए अलग अलग प्रकार के मैंगो आप दिख रहे हैं, ठीक है, पूसा, सूर्या, केसर, ठीक है, अल्फेंसो, नीलम, ठीक है, चौसा तो जानते हैं, ठीक है ना, मोतीचूर, ठीक है, हाइब्रिड 11-2, ठीक है, वनराज, ठीक है, और आमबेर, ठीक है, स्वराज। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये वैरायटी जेनेटिक लेवल की है। अब दूसरी बात करते हैं, स्पीशीज के स्तर पर कैसे डाइवर्सिटी मिलेगी। तो स्पीशीज के स्तर पर बात करेंगे तो ये वैरायटी आपको कहाँ मिलेगी? कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र होंगे। कौन से क्षेत्र होंगे? वेस्टर्न घाट, ये इधर, ठीक है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र है, जहाँ पे जाति के आधार पर मिलेगी जैव विविधता, ठीक है, और ईस्टर्न घाट पे भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा मिलेगी या कि ईस्टर्न घाट पे मिलेगी। तो अब जरा ध्यान से देखिए, लाइन पढ़िए ध्यान से, क्या है? वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज। तो ये यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं? मेंढक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, फ्रॉग्स ये तो हैं। तो फ्रॉग मतलब एम्फीबिया, ठीक है। तो एम्फीबिया की जो स्पीशीज हैं, जातियाँ हैं, ठीक है, इनकी अधिकता वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा होगी। मतलब इस क्षेत्र में फ्रॉग्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी ईस्टर्न घाट की तुलना में, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये जो विविधता आपको दिख रही है, बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, ये स्पीशीज लेवल की दिख रही है। अब अगर इकोलॉजिकल की बात करिए, पारितंत्र की बात करिए, तो पारितंत्र में एस्चुरीज आ रही हैं, ठीक है, अल्पाइन मीडो आ रहा है, वेटलैंड आ रहा है, कोरल रीफ आ रहा है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव है। तो कुल मिला के आपके सामने कितने पारितंत्र दिखाई पड़ रहे हैं, इकोसिस्टम यहाँ पे कितने तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। रेगिस्तान यहाँ पे नज़र आ रहा है, हरे भरे जंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र, मैनग्रोव क्षेत्र यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक। यहाँ पर एस्चुरीज दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे कोरल रीफ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे न तो बहुत पानी होगा, ठीक है, न तो मतलब कीचड़ जैसा माहौल हम कह सकते हैं, ठीक है, वेटलैंड हो गया। एल्पाइन मीडो जहाँ पे पहाड़ होंगे, पहाड़ के बीच में घाटी होंगी, यहाँ पे क्या होगा? हरियाली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या चेक कर लिया? बायोडाइवर्सिटी देख ली। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि नंबर का क्वेश्चन आता है IUCN पे फुल नेम देने के लिए। IUCN का फुल नेम बताइए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, बात समझ आ गई। तो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें अकॉर्डिंग टू IUCN, मतलब 2004 के आसपास IUCN जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठन ने जब गणना की होगी, कैलकुलेशन किया होगा, तो यहाँ पर
ये पाया गया कि अब तक 1.5 मिलियन स्पीशीज से ज़्यादा का वर्णन किया जा चुका है। मतलब IUCN की अगर बात करें, यहाँ पे जो लाइन बताई जा रही है IUCN के अनुसार, वो भी 2004 की बात है, तब का स्टेटमेंट है, अब तो पोजीशन कुछ और ही होगी। 1.5 मिलियन स्पीशीज से ज़्यादा स्पीशीज़ का या जातियों का वर्णन अभी तक हो चुका है। अगर हम बात करें ग्लोबल एस्टिमेट की, लेकिन ये ग्लोबल एस्टिमेट दिया किसने? रॉबर्ट मे ने दिया। तो रॉबर्ट मे का कहना है कि लगभग 7 मिलियन स्पीशीज़ पृथ्वी के पास होंगी, ठीक है। और अगर हम 7 मिलियन की बात करें तो उन्होंने ये माना स्पीसीज टू डिस्कवर्ड ऑन द ट्रॉपिक्स, मतलब उन्होंने जो भी जातियाँ खोजी हैं या मानी हैं, केवल 22% टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड सो फॉर। मतलब 7 मिलियन स्पीशीज़ की अगर बात करें, उनमें से केवल रिकॉर्डिंग कितनी की हुई है? 22% की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चलें इन चित्रों की तरफ, ठीक है, NCERT में देखेंगे तो चित्र आपको नज़र आएगा। अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, तो जो जंतु होते हैं ये कहीं ज़्यादा विस्तृत होते हैं, फैले हुए होते हैं, मतलब 70%। देन द प्लांट इंक्लूडिंग द प्लांटियन फंजाई, मतलब 100% की बात करिए तो 100% में 70% एनिमल्स हैं और 22% में आपके प्लांट और फंजाई को शामिल किया जा रहा है। अब वहीं पे जब एनिमल्स की बात करते हैं तो अकेले 70% कीटों को शामिल किया गया, इंसेक्ट को शामिल किया गया है, ठीक है। या हम दूसरे वाक्य में कह सकते हैं या 10 जंतुओं की बात करिए, 10 एनिमल्स की बात करिए तो 7 आर इंसेक्ट, मतलब 10 एनिमल्स अगर आपके माइंड में अगर आएंगे तो उन 10 एनिमल्स में से 7 क्या होंगे? इंसेक्ट होंगे, कीट होंगे, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो फंजाई होंगे, मतलब कवक की बात करिए, उनकी संख्या भी कहीं ज़्यादा होगी। किसकी कंपेयरिंग में? फिशेस की कंपेयरिंग में, एम्फीबियंस की कंपेयरिंग में, रेप्टाइल और मैमल्स की कंपेयरिंग में, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए ये क्या दिखाता है। यहाँ पे ये दिखाता है कि अगर हम टोटल 100% एनिमल की बात करिए, टोटल 100% एनिमल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इंसेक्ट देखिए एक बड़ा एरिया घेर के रखा हुआ है, और बाकी में क्या गया? दूसरे जंतु समूह आ गए, क्रस्टेशियंस आ गए, मोलस्क आ गए, ठीक। अब ये वर्टिब्रेट का दिखा रखा है, ये इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा कीटों ने घेर रखा है, ठीक है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये कीटों का दिख रहा है। वहीं पे जब वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फिशेज़ हैं, मतलब 50% तो जो क्षेत्र है या फिर परसेंटेज की बात करें तो फिशेज़ हैं, और बाकी 50% में मैमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए। मतलब इस चक्र की बात करिए तो 50% यहाँ पे मछलियाँ आ रही हैं, फिशेज़ आ रही हैं, और बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। मतलब चक्र कुछ यूँ ही चला, साइकिल कुछ ऐसा चला, ठीक है। अच्छा, दूसरे में अगर बात करिए, अगर हम बात करें प्लांट्स की बात करिए आप इधर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फंगस और ये एंजियोस्पर्म लगभग बराबर है। मतलब इनका जो रेशियो है प्लांट्स का जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये जो नेम यहाँ पे रखे हैं इनको भी ध्यान रखिएगा, चित्र हो सकता आ जाए वहाँ पे पूछे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ, तो अब यही टॉपिक चल रहा है, तो हम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करिए तो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि अगर हम भारतवर्ष की बात करिए तो विश्व के लैंड एरिया, मतलब धरातल की बात करिए तो इंडिया के पास केवल 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन 8.1% ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पे लैंड एरिया कितना कम है, लेकिन अगर आप स्पीशीज की बात करिए तो 8.1% है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन तो कम है हमारे पास, सतह कम है, लेकिन फिर भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि भारत को, इंडिया को शामिल किया गया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में। मतलब जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं, मतलब उन बड़े बड़े कंट्रीज़ की बात करें, देशों की बात करें जहाँ पे वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं, तो उन 12 देशों की एक लिस्ट में भारत का नाम भी आता है, ठीक है। अब
यहाँ पे इस पॉइंट की बात करिए तो लगभग 45,000 जातियाँ पौधों की हैं और उसका डबल जंतुओं के हैं। तो अगर अप्लाई किया जाए रॉबर्ट्स में का ग्लोबल एस्टिमेट, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज। ठीक है।